अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इज़ एक्सक्रीशन नेसेसरी। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जिस्म से डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल्स को, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी से डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है, डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है, तो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है। अब ये हमारे अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिफरेंट तरीक़ों से होता है, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट तरीके से होता है। इस एक्सक्रीशन को करना क्यों ज़रूरी होता है? एक्सक्रीशन हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिक मटेरियल्स। एक्सक्रीशन के प्रोसेस की मदद से टॉक्सिक मटेरियल्स को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड्स, इन टॉक्सिक मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है। अगर ये टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर रहें, हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएँ, जमा होना शुरू हो जाएँ, तो ये क्या काज करते हैं? ये पॉइजनिंग काज करते हैं। और इस पॉइजनिंग की वजह से हमारी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो नहीं हो पाते, वो स्लो हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ये डैमेज करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं। कैसे डैमेज करते हैं? ये पीएच को ज़्यादा कर देते हैं। जब पीएच ज़्यादा होगी तो बॉडी के रिएक्शंस भी नहीं हो पाएंगे, सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो वाटर सॉल्ट बैलेंस होता है वो भी मुतासर हो जाता है। अब अगर वाटर सॉल्ट बैलेंस मुतासर होगा तो फिर जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथ एंजाइम्स भी अपने जो वर्क है वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर पीएच चेंज होगी, अगर वाटर सॉल्ट बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम सम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के मुख्तलिफ वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमने बताना है कि प्लांट से कौन कौन से वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होते हैं। प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, आपको पता है। प्लांट से ऑक्सीजन यूजली दिन के टाइम पे ऑक्सीजन प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बन रही होती है तो वो रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन वेस्ट होता है ड्यूरिंग डे टाइम। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसके अलावा वाटर भी वेस्ट होता है, एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट्स के अंदर बनता है वो स्टोमेटा के ज़रिए, क्यूटिकल के ज़रिए रिलीज़ होता है। इसी के साथ साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिस तरह से हमारे अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, उस तरह से प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर वेस्ट बनते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट की फॉर्म में। इसी तरह से रेजिन्स, गम्स, लैटिक्स, म्यूसिलेज, ये मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल्स है, या इन फॉर्म्स में, इन केमिकल्स की फॉर्म में प्लांट्स अपनी बॉडी से मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल्स को रिलीज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट। अब ये बात तो मैंने आपको भी बताई है कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग डे टाइम वेस्ट मटेरियल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट टाइम होता है। उसकी रीज़न क्या है? फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों हो रही होती हैं दिन के टाइम। बोथ टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। लेकिन दिन के टाइम जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा होता है। और कार्बन जो रिस्पिरेशन होती है उसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ना, वो ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में यूज़ होती है और कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स बाहर रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह से जो रिस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, प्लस कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से भी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू एयर थ्रू स्टोमेटा। क्योंकि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का रेट रिस्पिरेशन के रेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। नाइट के टाइम प्लांट्स के अंदर सिर्फ रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और रिस्पिरेशन में आपको पता है ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और इसी तरह से ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए रात के टाइम ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। बेशक स्टोमेटा रात के टाइम क्लोज होते हैं, उनसे ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती, लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो हो रहा होता है। इसी के साथ रूट्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं थ्रू इट्स जनरल सर्फिस। रूट्स जो है वो रूट हेयर्स की मदद से ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब आपको पता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन रखना। वो बैलेंस टेम्परेचर का हो सकता है, वो बैलेंस पीएच का हो सकता है, वो बैलेंस वाटर और सॉल्ट्स का हो सकता है। इन सब चीज़ों को स्पेसिफिक लेवल पे रखना ये होम्योस्टेसिस होता है। होम्योस्टेसिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सेल्स, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए, एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए, सेल्स को प्रॉपर काम करने के लिए
एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है। तो यही स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रखना, इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग पीएच। होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट है पीएच को मेंटेन रखने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर या पीएच मेंटेन होंगे तभी एंजाइम्स काम पर कर पाएंगे, तभी हमारी बॉडी के सेल्स में वो काम कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से होम्योस्टेसिस इंपॉर्टेंट होती है फूड को एब्जॉर्ब करने में, फूड को स्टोर करने में। ठीक है, तो अगर होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा तब एंजाइम काम करेंगे, तब बॉडी सेल्स काम करेंगे, तब फूड एब्जॉर्ब होगी, वो फूड स्टोर हो पाएगी हमारी बॉडी के अंदर। इस वजह से होम्योस्टेसिस ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेम द स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हमने यूरिनरी सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स बताने हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आपको पता है हमारे यूरिनरी सिस्टम के बेसिकली 4 मेन पार्ट्स होते हैं, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। 2 किडनीज होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती हैं, 2 यूरेटर होती हैं जो कि किडनीज से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती हैं यूरिनरी ब्लैडर के पास, और यूरिनरी ब्लैडर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर यूरिन स्टोर होती है। ठीक है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा की मदद से यूरिन को बाहर रिलीज़ किया जाता है, यूरिथ्रा दैट एक्सक्रीट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, उनका आपने फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले किडनीज, ये क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती हैं। यूरेटर ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर किडनीज के साथ जुड़ी हुई होती है। यूरिनरी ब्लैडर ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट स्टोर यूरिन, जो कि यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा ये यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से बाहर। इसके बाद रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस क्या होता है, यूरिन फ्रॉम किडनी, किडनी से जो यूरिन होती है वो कलेक्ट होती है रीनल पेल्विस के अंदर, और रीनल पेल्विस से उस यूरिन को यूरेटर के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और यूरेटर उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेकर जाती है। नेक्स्ट आपने बताना है किडनी कैप्सूल के बारे में। ठीक है, कैप्सूल ऑफ किडनी। तो किडनी के अंदर वैसे तो 2-3 तरह के कैप्सूल हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ बोमन कैप्सूल का जिक्र है, तो आप बोमन कैप्सूल को ही किडनी कैप्सूल की सेंस में लेंगे। तो बोमन कैप्सूल जो होता है वो रिसीव करता है फिल्ट्रेट को फ्राम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड को फिल्टर करती हैं। फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो मूव करता है बोमन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा किडनी कैप्सूल एक लेयर को भी कहते हैं जो कि किडनी की सराउंडिंग में होती है। ये अगर किडनी है ना, तो किडनी को एक लेयर ने कवर किया हुआ होता है, ये बायर बायर जो लेयर होती है उसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। द रीनल कैप्सूल इज़ टफ फाइब्रस लेयर, ये टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक लेयर होती है। ठीक है, जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, रीनल कैप्सूल, क्योंकि आपकी बुक में किडनी कैप्सूल सिर्फ बोमेन कैप्सूल का ही जिक्र है, तो आप बोमेन कैप्सूल को ही किडनी कैप्सूल के तौर पर, कैप्सूल ऑफ किडनी के तौर पर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये दोनों आंसर यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो आप इसमें जो ये बोमन कैप्सूल है इसको किडनी कैप्सूल के तौर पर कंसीडर करेंगे। और जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, इसको हम कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं किडनी के डिसऑर्डर्स की तरफ। कौन कौन से हैं डिसऑर्डर्स किडनी के, किडनी फेलियर जिसमें किडनीज अपना काम करना पार्शली या कम्प्लीटली छोड़ देती हैं, किडनी स्टोन्स जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं किडनी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। इसके अलावा मुख्तलिफ इन्फेक्शंस, किडनी के इन्फेक्शंस को पाइलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। इसके बाद डायबिटीज़ इंसिपिटस, जो कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है लेकिन इसमें किडनीज मुतासर होती हैं। डायबिटीज़ इंसिपिटस ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसकी वजह से ये होता है। इसी के साथ है रीनल डिजीज़, मतलब बहुत सारी और किडनी के डिजीज़ भी हैं जो कि किडनी के डिसऑर्डर के अंदर आती है। किडनी स्टोन, किडनी फेलियर के अलावा बहुत सारी और डिजीज़ भी होती हैं जो किडनी को मुतासर करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राइट काजेज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की काजेज़ बताने हैं, रीजंस बतानी हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन हो सकता है। इसमें सबसे पहली रीज़न है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तब किडनी स्टोन बन सकते हैं। बहुत सारी डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, जिसे शुगर भी कहते हैं, ओबेसिटी यानी मोटापा, इसी के साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे कि डायरिया वगैरह, अगर क्रोनिक डायरिया होगा इसके वजह से भी किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। इन डिजीज़ की वजह से भी किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। इसके साथ ऑक्सीलेट की कंसनट्रेशन अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होगी तब किडनी स्टोन हो सकते हैं। एज और फैमिली हिस्ट्री, यानी जो आप बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं, तब आपके अंदर किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली के अंदर
आपके मदर या फादर में से किसी को किडनी स्टोन है तो कुछ चांसेस हैं कि आपको भी किडनी स्टोन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू सिमिलरिटीज़ बिटवीन डायलिसिस मशीन एंड रियल किडनी। रियल किडनी और डायलिसिस मशीन के दरमियान हमने सिमिलरिटीज़ देखनी है। दोनों किडनीज और डायलिसिस मशीन रिसीव करती हैं ब्लड को, उस ब्लड को जिसके अंदर वेस्ट मौजूद होता है, और रिमूव करती हैं उस वेस्ट को ब्लड में से, जैसे कि यूरिया, वाटर, और देन जो फिल्टर ब्लड होता है उसे वापस भेज देती हैं। यानी किडनी और डायलिसिस मशीन उस ब्लड को रिसीव करती है जिसके अंदर वेस्ट होता है, उस ब्लड में से वेस्ट को रिमूव करती हैं जैसे कि यूरिया और वाटर, और फिर जो फिल्टर ब्लड होता है उसे वापस भेज देती हैं। बहुत यूज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करती हैं ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए। किडनी के अंदर वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेफ्रॉन के अंदर होती है। इसी के साथ साथ बोथ मेंटेन ओस्मो रेगुलेशन, दोनों वाटर और साल्ट का बैलेंस मेंटेन रखती हैं जिसम के अंदर। इसके साथ साथ बोथ डू नॉट रिलीज ब्लड सेल्स इनटू यूरिन, यानी जो यूरिन होती है या जो वेस्ट होता है उसके अंदर ब्लड सेल्स को रिलीज़ नहीं करती, ना ही किडनीज रिलीज़ करती हैं, हेल्दी किडनी ना ही रिलीज़ करती है, ना ही जो डायलिसिस मशीन होती है वो रिलीज़ करती है ब्लड सेल्स को। ये ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेम द स्ट्रक्चर इन द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन दैट इज़ एसोसिएटेड विद ईच ऑफ दीज। अच्छा, अभी हमने उन स्ट्रक्चर्स का बताना है जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले यूरिन फार्मेशन, यूरिया फार्मेशन, यूरिया फार्मेशन कौन करता है? लीवर, लीवर के अंदर यूरिया फार्मेशन होती है। यूरिन फार्मेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑर्गन होता है? किडनीज। और किडनीज के अंदर भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन, जो कि किडनी के फंक्शनल यूनिट हैं। तो आप इसमें ये दोनों लिख सकते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूरिनरी सिस्टम के अंदर कहाँ पर हो रहा होता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर हो रहा होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। और ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं ये पार्ट होती हैं रीनल कार्पसल का। रीनल कार्पसल के दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और ये रीनल कार्पसल बेसिकली नेफ्रॉन का कंपोनेंट है। तो आप इसमें नेफ्रॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिक अगर जाए ना, तो मोर स्पेसिफिकली जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के यहाँ हो रहा होता है, इस जगह पर हो रहा होता है। इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है? रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। रीनल ट्यूब्यूल जो कि नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है। नेफ्रॉन के ये दो मेन पार्ट होते हैं, एक रीनल कार्पसल, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो आप इसमें स्पेसिफिक चीज़ें लिखेंगे। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। ट्यूबुलर सिक्रीशन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, या सिर्फ आप यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज भी लिख सकते हैं। इस जगह पर ये ट्यूबुलर सिक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये ब्लड कैपिलरीज जो कि रीनल ट्यूब्यूल की सराउंडिंग में मौजूद होती हैं। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल की सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उन ब्लड कैपिलरीज से कुछ सिक्रीशंस होती हैं रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, और इस प्रोसेस को ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बताना है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। यूरिन को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। कंडक्शन ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर यूरिन को कौन लेके जाता है? यूरेथ्रा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन, वाई? द राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि द राइट किडनी लाइज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर, क्योंकि राइट साइड पर लीवर मौजूद होता है। जस्ट अबव द राइट किडनी के थोड़ा सा ऊपर लीवर मौजूद होता है, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे मौजूद होती है, कुछ सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, द गिवन डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। हमने एरो की मदद से बताना है, ब्लड को ट्रेस करना है, तो ब्लड फ्लो को ट्रेस करना है। तो इस डायग्राम के अलावा नेक्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ब्लड है, एक मिनट, ये जो ब्लड है यहाँ पर देखें, ये रीनल आर्टरी की मदद से आ रहा है, और रीनल आर्टरी फिर नेफ्रॉन के अंदर जाकर स्पेसिफिक आर्टरीज बनाती है, जैसे जिन्हें एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है, और फिर यहाँ पर ये ब्लड आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिर बनाती हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। इसके बाद नेक्स्ट एफेरेंट आर्ट्रियोल के बाद ये ब्लड जो है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर जाता है। यहाँ पर देखें ये सारी पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये ब्लड इन पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज के अंदर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। फिर ये ब्लड कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, और फिर ब्लड रीनल वैन के जरिए वापस बाहर भेजा जाता है। तो इस तरह से एरो की मदद से आप ब्लड के फ्लो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हाउ इज़ होम्योस्टेसिस मेंटेन इन प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कैसे मेंटेन किया जाता है?
प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जाता है ट्रांसपायरेशन की मदद से। ट्रांसपायरेशन जो है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस होम्योस्टेसिस की होगी, यानी एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपायरेशन की मदद से रिमूव किया जाता है, टेम्परेचर को ट्रांसपायरेशन की मदद से मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नाइट के टाइम पे वेस्ट होती है, ऑक्सीजन जो कि दिन के टाइम पे वेस्ट होती है, उन्हें स्टोमेटा की मदद से रिमूव किया जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स आल्सो डिपोजिट डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट को हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स की फॉर्म में जिस्म के अंदर स्टोर भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट टोमेटो के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट ड्यूरिंग लीफ फॉल। कुछ प्लांट जो है वो लीफ फॉल के दौरान जब उनके पत्ते गिरते हैं ख़ज़ां के आटम के मौसम में, तो उस दौरान भी वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट को उन पत्तों के अंदर स्टोर करके रिलीज़ कर देते हैं। इसके साथ ये जो है डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डायग्राम है जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। अब ये जो डायग्राम है ये स्केच है किसका, हीमोडायलिसिस का। हमने यहाँ पर ये जो एक्स कंपोनेंट है इसको आइडेंटिफाई करना है। एक्स आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लड का कंपोनेंट है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली डायलिसिस फ्लूइड है जिसके अंदर वेस्ट मौजूद है। ठीक है, और हमने एक्स और ये जो वाई कंपोनेंट है इसको आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पर कुछ आंसर्स हैं उनको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अब ये एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है, एक्स बेसिकली ब्लड का कोई कंपोनेंट है। ठीक है, एक्स इज़ ब्लड कंपोनेंट जो कि रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह हो सकता है, और वाई जो है वो वेस्ट मटीरियल है जो यूरिया वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन के आंसर में ये लिख सकते हैं, एक्स इज़ ब्लड कंपोनेंट लाइक रेड ब्लड सेल्स या ब्लड सेल्स, और इसके अलावा ग्लूकोज भी हो सकता है, और जो वाई है वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया वगैरह। इसके अलावा वो कह रहा है वाई ब्लड कंपोनेंट एक्स, ये जो एक्स है ये क्यों नहीं क्रॉस कर सकता, ये जो डायलिसिस मशीन है इसको क्यों नहीं क्रॉस कर सकता। अब उसकी रीज़न हमने बतानी है। अब हमने क्या बोला था, ये या तो रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं या ग्लूकोज हो सकता है। अब रेड ब्लड सेल्स इस डायलिसिस मशीन को क्यों नहीं क्रॉस कर सकते, सॉरी डायलिसिस मेम्ब्रेन को क्यों नहीं क्रॉस कर सकते, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स लार्ज होते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर लार्ज कंपोनेंट, दे कैन नॉट क्रॉस डायलिसिस मेम्ब्रेन। अदर जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज वगैरह वो भी क्रॉस नहीं कर सकते इस डायलिसिस मेम्ब्रेन को, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन डायलिसिस फ्लूइड। वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर पहले से ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। इस वजह से इन ग्लूकोज मालिक्यूल्स की डिफ्यूजन नहीं हो पाती हमारे ब्लड से इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। इसके अलावा जो वाई है, थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मच वाई मालिक्यूल विल बी रिमूव फ्रॉम पेशेंट ब्लड। ये जो वाई है ये वेस्ट है, वाई इज़ वेस्ट लाइक यूरिया। ऑल यूरिया डिफ्यूज़ आउट फ्रॉम द ब्लड। सारा का सारा जो यूरिया होता है वो ब्लड के अंदर जो यूरिया वगैरह मौजूद होता है वो ब्लड से बाहर मूव हो जाता है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज ब्लड सर्कुलेशन इन लिवर किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। इस डायग्राम के अंदर ये बताया गया है कि लिवर किडनी और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है, और हमने यहाँ से आंसर देना है। तो यहाँ पर ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स होती हैं ये आर्टरीज हैं, ये कैपिलरीज हैं, और ये जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स हैं ये वैन्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल हैज़ हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया। आपको पता है जो यूरिया होती है वो बन रही होती है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जब यूरिया बनती है तो वो ब्लड जो लिवर से बाहर जा रहा होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में यूरिया होती है। हेपेटिक वैन वो वैन होती है जिसके अंदर ब्लड होता है जो लिवर से आता है, यानी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लिवर से निकल रहा होता है, और इस ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में यूरिया होती है। फिर ये हेपेटिक वैन फर्दर ओपन होती है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, और जब इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ओपन होती है तो कुछ और ब्लड इसके अंदर मिक्स होता है। फिर फर्दर उसके अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन उस लेवल में नहीं रहती, मतलब उसके अंदर चूँकि और फर्दर वो ब्लड मिक्स होता है जिसके अंदर यूरिया कम होती है या नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में यूरिया होती है हेपेटिक वैन के अंदर जो लिवर से ब्लड लेती है, क्योंकि लिवर के अंदर यूरिया बन रही होती है। इसके बाद विच ब्लड वेसल हैज़ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया। कौन सी ब्लड वेसल के अंदर सबसे कम कंसनट्रेशन में यूरिया होती है, तो वो ब्लड वेसल होती है रीनल वैन। रीनल वैन चूँकि इसके अंदर फ़िल्टर ब्लड होता है, किडनीज उस ब्लड में से यूरिया को रिमूव कर देती हैं, तो जब किडनी से ब्लड वापस जा रहा होता है रीनल वैन के अंदर तो उस ब्लड के अंदर सबसे कम यूरिया होती है। तो इसमें रीनल वैन हो गया, फर्स्ट वाले में हेपेटिक वैन हो गया। विच पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिया प्रोडक्शन। लीवर होता है रिस्पॉन्सिबल यूरिया प्रोडक्शन के लिए, और यूरिया को रिमूव कौन करता है, किडनीज। ठीक है, तो किडनीज रिमूव करती हैं यूरिया को। ठीक है, तो ये सब के आंसर हो गए। पहले का है हेपेटिक वैन, दूसरे का है रीनल वैन, तीसरे का है लीवर, चौथे का है किडनी।